हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इनकाउंटर। आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं गणित का पेपर। गणित का ये मॉडल पेपर जो 2023 और 24 के बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम ने खुद बना कर दिया है। ये उनकी आधिकारिक साइट पर upmsp.com पर ये मिल जाता है पेपर आपको। इसका मैं इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बोर्ड एग्जाम में जाकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। देखिए, आपको सब कुछ मालूम है यहाँ पर कि समय 3 घंटे 15 मिनट लगता है, मिलता है आपको, और 17 का पूर्णांक होता है, 70 मार्क्स का। और इसके लिए जो निर्देशक ये दिया गया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट, देखो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, जो 15 मिनट होते हैं वो हमें क्या करने के लिए होते हैं? प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होते हैं। तो किसके लिए होते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए? तो हमें सबसे पहले प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से क्या करना है? रीड करना है, पढ़ना है। उसके लिए हमें 15 मिनट मिलेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तुम्हें मालूम है कि खंड 2 खंड होते हैं ना, तो इसमें 2 खंड होते हैं। पहला खंड किसके लिए होता है? पहला खंड जो आ होता है, 20 अंक के 20 प्रश्न के बहुविकल्पी आएंगे। मतलब अंक 20 होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 20 प्रश्न होंगे तो 20 अंक के लिए हो जाएंगी। उसको हमें OMR शीट पर फिल करना है। किसमें? OMR शीट जानते हैं आप? जैसे कि आपको मिला होगा कि गोला भरने वाली सीटों को आप जानते होंगे। अगर OMR सीट नहीं मालूम तो आज मैं बता दे रहा हूँ आपको। गोला भरने वाली जो सीटें होती हैं वही OMR सीटें होती हैं। ये देखो, जैसे मैं कह लेता हूँ कि ये ए और ये बी, और आपने भर चुके होंगे क्योंकि आपका और एग्जाम भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे ए मान लो, ये इसके अंदर ए लिखा रहेगा, इसके अंदर बी, इसके अंदर सी, इसके अंदर डी। तो मान लो हमारा कोई क्वेश्चन हमने किया सॉल्व, उसका सी नंबर सही था तो इसको सी नंबर के हमको इसको ब्लैक कर देना है। ब्लैक या ब्लू दोनों प्रकार के पेनों का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। इससे करने से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको डबल भी मार्क नहीं करने। जैसे कि एक मार्क कर दिया आपने, इस प्रकार एक निशान लगा दे तो दोबारा भी निशान नहीं लगाना है कि आप इसमें क्या मालूम आपने लगाया इसको, आपने चेक किया, आपका आंसर बी आ रहा था, आपने गलती से सी में काला कर दिया तो सी को ही काला रहने देंगे। अगर बी में भी काला करते हैं तो आपको इसके इसके कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं किया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो आपको दोबारा नहीं किसी में इरेज करना है, ठीक है। इरेजर का यूज़ नहीं करना, ना ही व्हाइटनर का यूज़ करना है, ना ही दोबारा वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो खंड होगा वो बा होगा, वो 50 अंक लिखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। खंड आ, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुत ही आसान बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कि पहला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का HCF LCM जो है वो 60 है, और HCF उनका कितना है? HCF उनका 3 है। और एक संख्या क्या है? एक संख्या जो है, पहली संख्या वो है, वो आपकी 12 है। तो दूसरी संख्या हमसे निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है? ये हमसे दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? दूसरी संख्या हमें क्या करना है? निकालना है। तो एक सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा के, LCM गुणे HCF के। ये इतना लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें सॉल्व करना, केवल आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहली संख्या आपको मालूम है 12 दिया गया है, इसका मान। दूसरी संख्या का मान हमें ज्ञात ही करना है, और आपका LCM का जो मान दिया गया है वो 60 दिया गया है, HCF का मान 3 दिया गया है। 60 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 को 18, 180 हो जाएगा। तो जो 12 और दूसरी संख्या गुणे में है इसके, और बराबर हो जाएगा 180। अब तुम ये देखो कि 12 गुणे में है, किस में जाएगा? भाग में जाएगा उस प्रकार। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 180/12। 12 का इसमें भाग देंगे तो आप 12 एक कम 12 पहले करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या आएगा? आपको मिलेगा 6, 12 पंचे 60, तो 15 बार जाएगा। आप 12 का भाग 180 में देंगे, 15 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको OMR शीट में ऐसे मिलेंगे मार्क्स, और यहाँ पे लिखा होगा पहला एक क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो आपको बी नंबर वाले को गोला कर देना है, और इतना करते ही आपके 1 अंक पक्के हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है आपको बोर्ड एग्जाम में करने के सवालों को। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये है हमारा कि एक शून्येतर का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखो, अब मैं ये आपको दिखाता हूँ कि देखिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैं ले लेता हूँ जैसे 2, परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या लेता हूँ √3। इसका यदि आप गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे तो ये क्या आएगा? 2√3।
तो ये क्या होगी, ये सदैव एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय नहीं हो जाएगी, ये अपरिमेय ही रहेगी। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। सदैव क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर मेरी बात। कभी भी आपको देखिए परिमेय और परिमेय में गुणा किया जाए, जोड़ किया जाए, घटाना किया जाए, परिमेय अपरिमेय को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो वो हमेशा ही तुम्हारा क्या होगा, अपरिमेय होगा, सदैव अपरिमेय होगा। तो इस प्रकार भी आपको एक अंक यहाँ से मिलेंगे। अब देखिए ये रेखाएं युग में दिए गए हैं, इसके पूछ रहा है हल कैसे होंगे, हल होंगे। तो आपको हल कैसे निकालना होता, अद्वितीय द्वितीय ये तुम्हें मालूम है ना कि कब कब होता है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये कंडीशन किसके लिए हो, ये केवल अद्वितीय हल के लिए होती है। अब A1 A2 B1 B2 क्या है, ये x का वैल्यू मान A1 है और ये वाले x की वैल्यू A2 है, इसका मान B1 है, इसका मान B2 है, इसका मान C1 है, इसका मान C2 है, 20 का जो लिखा है। अब ऐसे ही आपको निकाल लेना है A1/A2, A1/A2। तो क्या आया A1/A2 आपका 1/1/4, तो 1/4 ये हो गया। B1/B2 ऐसे ही निकालेंगे तो ये 2/8 लिखा है तो 2/8 लिखेंगे और इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4, क्योंकि 2 से इसमें भाग, 2 से इसमें भाग, तो 1/4 आया। ऐसे C1/C2 ले लेंगे तो वो आपका 5/20 है। कितना है, 5/20, माइनस का 5/-20, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आएगा 1/4। तो ये सारे के सारे बराबर हो गए हैं। A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 का मान, C1/C2 सभी 1/4 के बराबर है। इसका मतलब इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए ये होते हैं अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल का मीनिंग ये होता है कि केवल एक हल, अद्वितीय हल का मीनिंग होता है एक हल। जब क्या हो, A1/A2 एकल हल, जब A1/A2 के बराबर ना हो तो अद्वितीय हल, जब सभी बराबर हो जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और जब कोई हल नहीं होने की कंडीशन ये होती कि A1/A2 B1/B2 ये तो बराबर होंगे बट लास्ट वाला C1/C2 बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन होती है कोई हल ना होने की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो इस प्रकार इसमें अद्वितीय मतलब अद्वितीय नहीं सॉरी, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर मेरी बात। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं चौथे को। क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है कि आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जो 70 और 125 में विभाजित करने पर शेषफल 5 आए या 8 आए। आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना माशय है। क्या निकालना है, आपको माशय निकालना है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो माशय निकालना। देखिए आप दूसरा विधि अपना सकते हैं, मेरी ये वाली विधि कि आप 13×5 = 65 करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें 13 का भाग 70 में, 13×5 = 65 तो 5 शेषफल आया। तो यही तो कह रहा है ना कि जो इसमें विभाजित करेंगे तो 5 शेषफल आया, इसमें करेंगे तो 8 आएगा। 13×78 63 61 93 117 13 9 117 117 से ये घटाएंगे, 125 से 117 घटाएंगे तो 8 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। बट आपको मैं ये सोल्यूशन दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे, तो देख लो सोल्यूशन कैसे होगा। आपको ये जो शेषफल है ना इससे घटा देना, ये 70 से शेषफल को आपको घटा देना तो आएगा 65, और ऐसे ही तुम्हें 8 से भी इसे 125 को घटाना होगा तो 117 आएगा। अब इसके तुम्हें माशा निकालने हैं, इसके क्या निकालने हैं, माशा निकालना है। तो 117 और 65 के 65 ये लिखेंगे, 117 ऐसे लिखेंगे, और माशा निकालने के लिए आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन का माशा देखो 65 आया और 117 आया, तो 117 में 65 का भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा, 65 दूना होता है 110 सॉरी 2 बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 65 एक कम 65, क्योंकि 65 दूना ही 130 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे घटाया 2 आया, यहाँ पे घटाया तो 5 आया, तो 52 हो जाएगा। एक बार गया है 52 आया है। फिर वैसे ही करना है तुम्हें, ये वाली संख्या को अब यहाँ पे लानी है, तुम्हें मालूम है यूक्लिड विभाजन ऐसे किया जाता है। फिर एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक बार इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 52, 52 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13, कितना आएगा 13 आएगा। ये कितना आएगा, घटाने के बाद 13 आएगा, 13 का फिर 52 में भाग देंगे, 13 चौको 52 हो जाएगा, 52 52 कट जाएगा, तो आपका जो माशा आया है वो 13 है, तो 13 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये होता, पहले आपको ये जो संख्याएं हैं जितना भी शेषफल आ रहा है उसको घटा देंगे उन संख्याओं से और आपका आंसर आ जाएगा, माशा निकाल लेंगे उसके बाद। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। ये कह रहा है कि
3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। कहने का अर्थ ये कि 3 का पहला गुणज क्या है, 3 है, दूसरा गुणज क्या है, 6 है, तीसरा 9। इसी प्रकार तुम्हारे 5 गुणज चाहिए। कितने गुणज, 5 गुणज, 5 बार, इनका सभी का योग चाहिए। अब योग निकालने के लिए एक और तरीका होता है, ये सूत्र जो होता है एस एन बराबर होता है देखिए सभी में अंतर कितने का है, पहला अंक कितना है, ए का मान 3 हो जाएगा, डी जो समांतर श्रेणी से सॉल्व कर लेते हैं ना इसको, और जो आपका डी अंतर कितने का है, सार्वंतर जो इसके बीच में सार्वंतर कितना है तो वो 3 का है। क्लियर है, तो सार्वंतर कितने का है, 3 का है, और पहला अक्षर ये है, ए नंबर प्रथम जो पद है वो 3 है, और जो इनके बीच में गैपिंग है वो 3 3 की है, तो ये हो जाएगा। और टोटल नंबर कितने हैं, एन का मान आपका 5 है, क्योंकि 5 बार 5 गुणजों का योग चाहिए हमें। अब इसको योग कर लेंगे, तो अब इसका योग निकालने के लिए क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में जो फार्मूला होता है आपका a2a प्लस n-1/d, ये कोष्टक। अब सारी वैल्यू तुम्हें पता है, तो a का मान भी पता है, n का मान 5/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान कितना आपका 3 है, 3 का इसमें मान रखेंगे 6 हो जाएगा गुणा करने के बाद, और ये n-1 मतलब ये 5 जो है n का मान है, इससे घटा देंगे 1 तो 4 आएगा। 4 में आपको 5 डी का गुणा करना है, डी का मान 3 है, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 6 जुड़ के आपको कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 5/2 गुणे 18, तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 × 45 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। केवल ये सूत्र आना चाहिए था। और भी एक तरीका होता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, प्रथम 5 गुणज चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं 3 + 6 + 9 + 5, 9 + 12 + 15, यही 5 गुणज है कि नहीं, है ना, प्रथम 5 गुणज। तो अब इनको जोड़ देंगे, 6 3 9, 9 9 18 हो जाएगा, 18 में अगर 12 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में 15 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी तरीका, ये तरीका थोड़ा लेट लगाएगा, ये तरीका आपका आसानी से हो जाएगा। अगर यहीं पर कहीं पर देख दिया जाए प्रथम 10 गुणांकों का योग, तो आपको यही तरीका आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिखते लिखते आप लिखते भी रह जाएंगे और जोड़ते जोड़ते समय लग जाएगा। ठीक, तो हमें पास इतना टाइम नहीं है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां इस प्रकार है कि द्विघात समीकरण 2x - 4x 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, क्या क्या सही हो सकता है। तो पहले मैं ये देखूं कि क्या क्या इसमें सही हो सकता है। मैं इसके क्या निकाल लेता हूँ, मूल निकाल लेता हूँ। पहले देखो यहाँ पे विविधकर का मान 0 से कम 0 से ज़्यादा, तो आप समझ चुके कि यहाँ पे विविधकर ही निकालना है। विविधकर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। क्या होता है, d = b² - 4। d क्या है, विविधकर है। b का मान देखिए, a का मान यहाँ पे होता है, b का मान यहाँ पे होता है, c का मान यहाँ पे होता है। तो अब अपनी a की वैल्यू देखिए a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू b की वैल्यू पहले चाहिए 4, माइनस का 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, माइनस का 4 का वर्ग -4 × ac। a का मान 2 है आपका, यहाँ पे देखो 2 है, और आपका b का मान 4ab लिख दिया मैंने, इसको 4ac लिखना चाहिए था, तो ये होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसी प्रकार 4 3 12, देखो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 24। इसको यदि इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाने के बाद माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 8 का 8 8 16 8 3 24, तो माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर मेरी बात। तो आप सोचे कि यहाँ पे टेबल रीड करने की क्या जरूरत थी, पहाड़े पढ़ने की क्या जरूरत थी, तो ये मैं इसके लिए कह रहा था कि 8 दूना 24, 8 दूना 16, 8 3 24, तो मतलब 8 ही तो गैपिंग है इसके अंदर, तो ऐसे कर लिया मैंने सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होंगे, मूल क्या होंगे, विविधकर आपका शून्य नहीं होगा, ये बात कट गई। विविधकर आपका जो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, माइनस में वैल्यू आ गई है, प्लस में होता तो वास्तविक हो जाते। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर आपका सी भी नहीं हो सकता। विविधकर -8 है, शून्य नहीं है। समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, ये बात सही है कि वास्तविक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। दिए गए समीकरण के विविधकर के शून्य से कम है, विविधकर का मान जो है 0 से कम है। देखो 0 जो -8 है वो 0 से कम ही तो है ना, तो इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हो गए। तो अब इसके लिए क्या दिया जाए, तो यहाँ पे कुछ दिया ना, हाँ ये लिखा है कि निम्नलिखित में से उत्तर का चयनित कीजिए, मतलब अब आपको ए और बी को सही करना है। किसको करना है, ए और बी को। अब इसके लिए ऑप्शन कहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन अब इसके बाद देखो, तो अभी आपने वहाँ पढ़ा था कि ए और बी दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, जहाँ पे ए और बी सही हैं। ठीक है, तो ऐसे करना था, बिल्कुल आसान तरीका बताया मैंने
कि आपको या तो ऐसे कर लेना है या तो वैसे कर लेना है, जैसे भी आपका मन करे वैसे कर लेना। बट वहाँ पे आपको केवल दिया गया था कि इन सभी में से क्या सही हो सकता, तो आपको दो ऑप्शन मिले हैं सही, ए भी बी भी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, क्योंकि ये इसके लिए अलग से, तो ये आपको पैटर्न आना चाहिए कि इस प्रकार भी बहुविकल्पी बन सकते हैं आपके। अब इस प्रकार देखो ये क्वेश्चन आपका, ए ओ बी सी एक आयत के हैं जिनके तीन शीर्ष ये हैं, ए का मान ये है, ओ का मान ये है, बी का मान ये, निर्देशांक दिए गए हैं, विकर्ण का मान चाहिए हमें। अब मानो ये आयत है आपका, पहली भुजाई मैंने ए मान ली, क्योंकि दूसरे नंबर पे ओ है तो ये ओ होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अब तुम्हें वैल्यू किसकी दी गई, 0,3 की दी गई है, और तुम्हें दिया गया है 0,3 का, इसका भी मान दिया गया है, और बी का मान दिया गया है 5,0। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए ना, विकर्ण यही तो होता है ना। तो इसकी दूरी बीच की निकाल लेते हैं। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। तो इस 0 से -5 को घटाएंगे और इसका वर्ग कर देंगे प्लस, ऐसे y1 माइनस y2, 3 से 0 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कैसे भी कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो -5 ही तो बचेगा ना 0 से घटाने पर, तो ये -5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ऐसे ही तुम्हें -3 का वर्ग करना है, सॉरी 3 प्लस के 3 का वर्ग करना 9 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो √34 ही तो आएगा, बाहर निकल के कुछ भी आने वाला नहीं है। तो विकर्ण का ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा, √34। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8वें देख लेते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये भी आपका, इसको भी सॉल्व करवा देता हूँ आपके लिए। यदि एक समीकरण है जिसके x² समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान क्या होगा। मूल का मतलब ये होता है, मतलब कि आप इस वैल्यू को x का मान रख देंगे तो ये मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x की जगह पे केवल 1/2 रख देना है, आपका जो के का मान है वो निकल आएगा। चलिए निकालते हैं। तो देखो पहले हमारा दिया क्या था, दिया हमें पास ये है समीकरण एक, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x², देख लो यहाँ पे लिख रहे हैं x² प्लस के एक्स माइनस 5 क्या है 4 है, 5/4 बराबर 0। के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो है आपका मूल जो है 1/2 है, तो एक्स की जगह पे 1/2 रखो, यहाँ पर भी 1/2 रखो, इसका वर्ग करो प्लस, ऐसे ही के जो बगल में एक्स है उसके भी जगह पर 1/2 रखो और माइनस 1/4 आपको ऐसे रख देना बराबर 0। 1/2 का यदि आप वर्क करते हैं तो 1/4 हो जाएगा, और ये k/2 हो जाएगा आपका, के का इसमें गुणा कर देंगे एक में तो के ही रह जाएगा, k/2 हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यह ध्यान दो कि ये आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, k/2 आप ऐसे रखेंगे और दोनों को उस पक्ष में ले जाएंगे, इसको अगर उस पक्ष में ले जाएंगे तो 5/4 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लासा ले लेना है, लासा लेने के बाद आपको k/2 इधर ही लिखना है, और इसका लासा ले लेंगे 4 आएगा, और 5 से 1 घटाएंगे, 5 से क्या है 1 घटाएंगे तो 4 ही तो आएगा ना, 4/4, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा, तो k/2 बराबर 1 हो जाएगा, और k आपका वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के बराबर। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन का जवाब क्या था, k के मान की जगह पे आपको 2 लिखना था, 2 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर है। तो कितनी आसान तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं, जब इसके संगत कोण बराबर हो, तो बात सही है, तो ये समरूप हो जाते हैं। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब समानुपाती हों, तब भी समरूप होता है। तो मतलब इसका लिए जो उपरयुक्त मतलब जो ऊपर दिए गए दोनों ऑप्शन ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही। बाकी सही देखो, पहले तो पहला ऑप्शन सही है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए तो समरूप हो जाएंगे, और दूसरा क्या, संगत भुजाएं का अनुपात भी बराबर हो, समानुपाती में हो तो भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ये नहीं कहने कि पहले पढ़ लिया कि ये भी बराबर होगा तो बस ऑप्शन नंबर मार दिया, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ऑप्शन में ये भी लिख रखा है कि उपयुक्त में से दोनों, आपका ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, मतलब सही तो दोनों ही हैं, बट आपका जो ऑप्शन जो सही होगा वो थर्ड नंबर सही होगा। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियरली रूप से समझ में आ रही होगी, क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके लिए। अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC, त्रिभुज समकोण है और जिसका कोण जो B है 90 डिग्री है, तो चलिए कोण B 90 डिग्री बना देते हैं, जो B कोण है उसको 90 डिग्री कर देते हैं। C कोण, ये C कोण मान लिया मैंने, इसको C कोण मान लेता हूँ, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। और बताया जा रहा है कि ये A है, इसको B मान लेता हूँ, किसी प्रकार भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि AC की लंबाई जो है आपका, AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बना देता हूँ, देखो ये C है, ये A है,
और ये बी है। AC की जो यहाँ से A और C की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो आपकी BC की जो यहाँ से B से और C के 4 सेंटीमीटर है। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात करना है। इस बिंदु C से जाने वाली जो माध्यिका होगी यहाँ से, इस माध्यिका को यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा ये आप देखते हैं। यहाँ पे पहले हमें कर्ण विकर्ण भुजा चाहिए। देखिए कर्ण भुजा जो होती है, कर्ण भुजा देखो आधार, ये लंब है, आधार है, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको विकर्ण भुजा चाहिए, कर्ण भुजा। कर्ण भुजा बराबर होता है लंब का वर्ग अंडर रूट लंब का वर्ग। लंब का वर्ग मतलब इस 3 का वर्ग ना हो जाएगा और आधार का वर्ग 4 का वर्ग 16। इनको जोड़ने के बाद आएगा 25, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली भुजा कितनी है, 5 है। क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग आप निकाल लेंगे, कर्ण का बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब ये चाहिए कि ये माध्यिका है। ये माध्यिका का मतलब इसको भी आधे भाग में, ये भाई आधा भाग है, ये भी आधा भाग है, तो दोनों आधे आधे भाग है कि नहीं। तो इसकी माध्यिका चाहिए। ठीक है, माध्यिका मतलब ये वाला मध्य बिंदु। तो आपको जो 5 है, 5 में 2 का भाग देना तो आधा हो जाएगा। तो ये आपका 2.5 आएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11वां है, ये खास क्वेश्चन, इतना खास क्वेश्चन कि आप इसके बारे में सोचेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ आपको। आप सॉल्व करेंगे तो महीनों लगा डालेंगे, बट मैं ट्रिक बता दूंगा, आप ट्रिक यूज़ कर देना तो आप तुरंत ही कर लेंगे। देखो पहले ये देखता हूँ कि मैं अगर साइन का मान यहाँ पे 0 रख देता हूँ, थीटा का मान, सॉरी किसका मान, थीटा का मान यदि मैं 0 रख देता हूँ, 0 डिग्री, तो साइन का मान 0 पर क्या होता है, 1 हो जाता है। 0 पर क्या होता है, 0 हो जाता है। साइन का मान 0 पर 0 और कॉस का मान क्या हो जाता है, 0 पर 1 हो जाता है। इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी, -1, जबकि दिया कितना है, +1। तो इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे ही आप उस थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री रखने पर क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन 90 डिग्री पर 1 होता है और कॉस 90 डिग्री पर 0 होता है। तो 0 माइनस में है, माइनस का 0 करेंगे तो इसके बाद भी तो 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब 90 डिग्री पर ये समीकरण हमारा फिक्स हो जाता है। ऐसे तुम्हें यहाँ पर भी 90 डिग्री ही रखनी है। रख के देखो 90 डिग्री कैसे रखोगे, इन दोनों में से हमें 90 डिग्री रखना। तो यहाँ पर भी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, 1 का हम 4 घात कर देंगे। ऐसे कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, तो 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। 90 डिग्री रख देंगे तो आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनने के 101% चांसेस है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर हो। देखो आप ये सब सवाल ना तो मेरे ट्रिक से भी फॉलो कर सकते हो। आप जो a का मान है यहाँ पे 0 रख दो, तब भी अगर सिद्ध हो रहा है तो ठीक है। a की जगह पर 0 रखो, a की जगह पर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, साइन 0 का मान, सॉरी 0 होता है। ऐसे यहाँ पर भी a का मान रखेंगे 0, 0 को साइन 0 का मान 0, 0 का 0 में गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। दोनों पक्ष बराबर हो तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर तुम्हें करना है तो अगर 30 डिग्री रखेंगे तो बराबर नहीं हो पाएगी। 45 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 का मान 1 होता है, यहाँ पे 45 रखेंगे तो 1/2 आएगा। कितना, 1/√2 आएगा। तो ये भी आपका बराबर नहीं हो पाएगा। तो बराबर कहाँ पे होगा, a के मान जब 0 डिग्री के बराबर होगा तब बराबर हो पाएगा। और तरीका आपको जानना है तो मैं वो भी तरीका सिखाऊंगा। आपको ये डरने की बात नहीं कि आप सर बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, केवल ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो ऐसे करेंगे, साइन 2a का जो आपको सूत्र मालूम होगा वो होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो होता है सूत्र, होता है ना मेरा सूत्र यही, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू रख दो। साइन 2a की जगह पर रखना है ये चीज़ वैल्यू। साइन 2a क्या लिखा है, साइन 2a की जगह पे लिखना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये रखना है। और बराबर क्या है, ये किसके बराबर था, ये तुम्हारा बराबर था 2 साइन ए के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, क्या केवल बचेगा कॉस ए बराबर हो जाएगा 1। 0 नहीं लिखेंगे, कॉस ए बराबर बचेगा 1। और कॉस 1 कब होता है, 0 डिग्री पर होता है। कब होता है, 0 डिग्री पर। तब भी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही जवाब हो जाएगा। चाहे मेरी ट्रिक फॉलो कर दीजिए या है तो ये, इसको मैं कहता हूँ डालो निकालो आंसर, DNA ट्रिक नाम देता हूँ, DNA।
डालो निकालो आंसर। जब भी आपको लगे कि हाँ इसका ए का मान कितना होना चाहिए तो आपको ये मान वहाँ पर रख देना, खुद ही सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है मेरी बात। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13वां भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। ये tan थीटा बराबर कितना दिया है, tan थीटा बराबर आपको लिखेंगे 3/4, यही दिया है ना। इस 4 को बटे में ले आएंगे ना। और tan थीटा का सूत्र आपको मालूम है कि नहीं क्या होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र मालूम है, बताओ ना। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, सॉरी, लंब बटे आधार। तो लंब का मान भी आपके पास है, आधार का मान भी है। कर्ण का मान चाहिए तो कर्ण का मान क्या होता है, इनको ले लो, इनका वर्ग कर दो और अंडर रूट में रख दो तो कर्ण का मान आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25। दोनों देखो, इसका वर्ग करेंगे 9 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 16 आएगा, 16 9 25 हो जाएगा। 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, तो कर्ण का मान कितना आएगा, 5 आ गया। अब यहाँ पे ये सवाल को सॉल्व करना है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिखना है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, यही लिखा है। अब यहाँ पे sin थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। 4 गुणे sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, 3 है, कर्ण का मान अभी 5 निकाला मैंने, माइनस इसका मान कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 4 है, और कर्ण का मान अभी मैंने निकाला है 5 है। क्लियर मेरी बात। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे करना है, 4 गुणे लंब का वर्ग, लंब बटे कर्ण इंटू माइनस आधार बटे कर्ण। माइनस नहीं है यहाँ पे, प्लस है, तो आधार बटे कर्ण 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 4 3 12, 12/5 माइनस माइनस 4/5। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, 4 3 12, 12/5 प्लस 5/4/5। दोनों में केवल प्लस माइनस का अंतर हो जाएगा, बाकी सवाल वैसे ही सॉल्व होगा। अब ऊपर यदि एलसीएम 5 ही आएगा और नीचे भी आपका एलसीएम 5 ही आएगा। ऊपर एलसीएम 5 आया तो ऊपर से अगर ये 6 12 से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 8/16 आंसर। बट ये आंसर नहीं है। 8/16 थोड़ा और काटेंगे तो ये आएगा आपका 1/2। 8 से इसको भी काटो, 16 8 को 8 से 16 को काट दो तो 1/2 आएगा। तो 1/2 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर 3 में है। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और एक तरीका सीखना है तो मेरा ये भी तरीका सीख लो आप। आपको देखो tan थीटा का मान मालूम है। tan थीटा बराबर मुझे क्या मालूम है कि tan थीटा बराबर, यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर 3/4 है, तो मालूम है मुझे यहाँ पर 3/4 है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, cos थीटा के इस समीकरण में भाग दे देता हूँ, अंश में हर में दोनों में। तो यहाँ पर भी अगर cos थीटा का, सॉरी sin थीटा यहाँ पे लिखा है, इसमें cos थीटा का भाग दे देता हूँ, cos थीटा का भाग। ऐसे यहाँ पर भी cos थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि cos थीटा का भाग दे रहा हूँ। और ऐसे बटे में भी तुम्हारा ऐसे ही करना है, तुम्हें cos थीटा का ही भाग देना है, तो sin थीटा बटे cos थीटा। और यहाँ पर भी तुम्हें cos थीटा का ही भाग देना है, तो cos थीटा बटे cos थीटा। ये cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो 1 मिलेगा। और ये sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। यहाँ पे लिख देना tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा प्लस 1, यही होगा ना। अब tan थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी, 3/4, तो यहाँ पे रख देंगे 3/4। 3/4 लिख दो ना, तो 4 गुणे 3/4 ऐसे हो जाएगा, -1। ऐसे ही तुम्हें बटे में भी करना, 4 गुणे 3/4, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू तुम्हें मालूम है, यहाँ से निकली है। ठीक है, ये दिखा 3/4। अब प्लस 1 था ये, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 से यदि 2 घटाएंगे, 3 से यदि 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा 4, तब भी तो 1/2 ही आ रहा है ना। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं और ये भी तरीका। इसमें क्या किया हूँ मैं, अंश और हर में cos थीटा से भाग दिया हूँ, cos थीटा से भाग दिया हूँ, तो इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, तो ऐसे हो जाता है। और sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, ये आपको मालूम था, तो ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। अब इन सवालों को मैं हिट एंड ट्रायल से करवाता हूँ, डीएनए से। डीएनए से करवा दूँ, नहीं तो सॉल्व भी करेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा, बट मैं डीएनए करवा रहा हूँ यहाँ पे। यदि आप देखो सभी का मान 45 देख लो, ए का मान कितना रख देता हूँ मैं, 45 डिग्री रख देता हूँ। कितना डिग्री रख देता हूँ, 45 डिग्री। तो एक की जगह पर ए का मान, सेक की जगह 45 डिग्री रखो, सेक की जगह पर क्या रखो, 45 डिग्री रखो। सेक 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये बात यहाँ तक सिद्ध हुई। और वैसे ही तुम्हारा लिखा 1 माइनस ये sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ये होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तो वैसे बहुत टाइम लगेगा, मैं 45 डिग्री रखवा देता हूँ तब सॉल्व करवाता हूँ। आप इस 2 का इसमें गुणा करो, पहले तो इसका एलसीएम ले लो, इसका इसमें गुणा कर दो। गुणा करने का मतलब ये है कि अभी ना करो, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, √2 + 1, और यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा
2-1/√2। इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो ये कि एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, लग जाएगा सूत्र a² √2 का स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर कर देंगे 1² /√2। अब यहाँ से आएगा 2 और -1/√2। 2 से अगर 1 घटा देंगे तो √2 आएगा, केवल कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे 1 आया √2। 1/√2 45 डिग्री पर किसका मान होता है? तो यहाँ पे अगर साइन का होगा कॉस का होगा। देखो साइन का भी मान 45/1/√2 होता है और कॉस का भी मान 45 डिग्री पर 1/2 ही होता है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो अब मैं वही तरीका दिखा देता हूँ जो तरीका होता है मेन। तो आपको इसको चेंज कर लेना है। सेक को लिख सकते हैं 1/cos A और tan को लिख सकते हैं sin A × cos A, sin A/cos A। और ऐसे ही तुम्हारा इसको भी मैं वैसे एज इट लिखे रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना। तो ये आएगा cos A और ये हो जाएगा 1 + sin A। ठीक है, और एक कोष्टक यहाँ पे भी 1 - sin A वाला गुणे में है। एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो क्या होता है a² - b²। a1 का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब sin थीटा का स्क्वायर बटे cos थीटा। तो आपका पहले से ही है cos A, सॉरी थीटा नहीं है, ये a चल रहा है। अब देखो यहाँ पे इस 1 - sin स्क्वायर A बराबर क्या होता है cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर बटे cos A, ये हो जाएगा। अब cos स्क्वायर से cos को काट देंगे तो बचेगा क्या, केवल cos A बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको सूत्र मालूम होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्र क्या होता है, θ/360 × πr²। क्या होता है, θ/360 × πr² होता है। ये देखो यहाँ पे सारी वैल्यू दी है बट इसको सॉल्व नहीं किया इसने। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैसे होगा सॉल्व देख लेते हैं। देखो त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे रखेंगे थीटा का मान 60 डिग्री है, 360 × पाई का मान 22/7, पाई का मान पाई सभी ऑप्शन में दिख रहा तो इसलिए पाई का मान नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा का मान कितना है, यहाँ पे दिया है, वो सॉरी cos थीटा का मान पूछ रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो आर का मान दिया, त्रिज्या जो दी है वो 7 दी, 7 को 2 बार गुणा में लिख देंगे। इसका इसमें काटेंगे इसको भी और इसको भी काटेंगे, 6 × 36 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा π/6 × 7 = 49, ये इतना आ रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये आपका सवाल केवल यही जवाब होगा, θ × πr²/360, यही तो सवाल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये गलत तरीका था एक तरीके से मेरे हिसाब से देने से, क्योंकि ये इसका देने का मतलब ही क्या होगा जब इसको सॉल्व नहीं करने देना। ये केवल सूत्र दे दिया, सूत्र को सॉल्व करना नहीं था। अब एक सुराही क्या होती है, सुराही में किसका संयोजन होता है। देखो सुराही में ऊपर एक बेलन लगा रहता है, ऐसे तुम्हें देखना होगा, बेलन देखा होगा। बेलन के जस्ट नीचे तुम्हारा लगा होता है एक पूर्ण रूप से गोला। तो आप देखो एक गोला और एक बेलन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 16वां सही हो जाएगा। क्लियर मेरी बात। तो एक गोला भी आपको देखे होंगे थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो बेलन जैसे नहीं लगता है, बट मानेंगे यही संयोजन होता है। ये 16वां क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वें को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां आपका है, 1 से लेकर 10 तक के सभी धनात्मक विषम संख्याओं का, धनात्मक भी होनी चाहिए विषम भी होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहले धनात्मक कौन होगा, 1 होगा। विषम भी होनी चाहिए तो 1 विषम है। ऐसे तुम्हारा 3 भी है, ऐसे तुम्हारा 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है। ठीक है, इतनी विषम संख्याएं धनात्मक है, इनका माध्य निकालना। तो मतलब पदों का योग, इनका सभी का योग कर देना, जितने संख्याएं 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 का भाग दे देना। इन सभी को जोड़ेंगे। देखो 5 4 सॉरी 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 8 7 15 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, 25 में यदि 5 का भाग देंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 5 5 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा 5। ठीक है, ये ऐसे सवालों को आप ऐसे ही अचानक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। माध्यिका क्या होगी आंकड़ों की, माध्यिका के लिए सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम में इसको लिखना होता है, तब उसके बाद माध्यिका आपकी सॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो देखिए पहले से ही रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में इतना आसानी से देगा आपको। तो माध्यिका निकालनी, देखो इधर से भी माध्य जाइएगा तो इधर 2 पद हैं, इधर भी 2 पद हैं, बचे कितने 2 पद, ये बीच वाले अभी दोनों मध्य हैं। मध्य वाला पद चाहिए, माध्यिका यही होती है, तो मध्य वाले पद ये दोनों पद चाहिए। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा। 16 17 को जोड़ दो, 2 से भाग दो, इसको जोड़ेंगे 7 से 13 और ये 2 1 3 हो जाएगा। कितना 2 और 1 और 2 हो जाएगा, और एक हाथ से मिलकर 3 हो जाएगा, 3/2। इसका 33/2, 33/2 ऑप्शन नंबर 3 में है, ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं।
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं कि प्रेक्षणों का जो हमारा माध्य 27 है और बहुलक हमारा 45 है, माध्यिका चाहिए। तो बहुलक बराबर आपका सूत्र होता है, एक संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये सूत्र होता है, ये सूत्र सीख के जाना है, क्योंकि इससे सवाल पिछले बार भी बने 2023 में भी बोर्ड एग्जाम में, तो अब की बार भी बनेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी न किसी सेट में जरूर मिलेंगे। और बहुलक का मान आपका 15 है, कितना है, बहुलक जो है आपका 45 है, ये आपको यहीं पर रख देना है। माध्यिका आपको निकालना है, तो माध्यिका आप वैसे ही लिखे रहेंगे, माध्यिका मैं m लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़ा मान लिख देता हूँ तो माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। और -2 माध्य का मान आपको 27 दिया, तो यहाँ पे 27 के गुणे में लिख देंगे, ठीक है। तो 3 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्य बराबर 27 का आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा। अब ये 54 जो इधर माइनस में था इधर प्लस में आ जाएगा, तो 45 के साथ 54 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा ये आपका माध्य बराबर हो जाएगा, इसको मैं ऐड कर देता हूँ 9 और ये 5 9 9 9 हो जाएगा। और ये 3 गुणे में था इधर भाग में आ जाएगा, अगर 99 में 3 का भाग देता हूँ, 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9 तो 33 आ जाएगा। 33 आपका कहाँ पे दिख रहा है, 33 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से, केवल आपको ये आना चाहिए था, ये आएगा तो आपको ऐसे ही सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली, कोई मतलब दिक्कत आएगी ही नहीं आपको सवालों को सॉल्व करने में। अब 20वां क्वेश्चन जो कि प्रायिकता से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पांसे को फेंका जाता है, देखो पांसा फेंकेंगे तो एक आएगा, या तो डाइस जो आपका घरों में लूडो खेलने वाला होता है ना, उसी में पांसा, उसी को पांसा कहते हैं, जो गोटियां होती है उसकी, ठीक है। तो जिसमें 1 लिखा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि छोटी संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी एक विषम संख्या आने वाली, छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। 3 से छोटी विषम संख्या कहाँ, एक ही तो है, केवल एक है 3 से छोटी विषम संख्या, विषम भी चाहिए तो सम तो 2 है ना, तो 1 है, तो 1/6 ही तो होगा ना प्रायिकता, कितना होगा 1/6, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बहुविकल्पीय सवालों का आंसर। यदि आप चाहते हैं कि आपको वर्णनात्मक प्रश्नों का भी जवाब दिया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसके लिए भी हो जाएगा, जहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्नों की बारी भी आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।